बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने मस्कुलर डिसऑर्डर का दूसरा पार्ट डिस्कस करना है। मस्कुलर डिसऑर्डर में दो डिजीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं, एक मसल फटीग है और एक मस्कुलर टेटनी। आज हमने दूसरी जो डिज़ीज़ है टेटनस को डिस्कस करना है। अच्छा, ये बाकी दोनों डिजीज़ से थोड़ा सा डिफरेंट है। बाकी दोनों डिजीज़ में हमने आमतौर पे न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात की थी, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन कम हो गई या ग्लूकोज कम हो गया या कैल्शियम कम हो गई। लेकिन जो टेटनस है ये एक बड़ी आप कह सकते मशहूर बीमारी है, आमतौर पे आपने सुनी भी होगी कि जैसे किसी को अगर चोट वगैरह लग जाए तो हम कहते हैं टेटनस का इंजेक्शन लगा लिया जाए। तो टेटनस बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जो इन्फेक्शन की वजह से होती है, बैक्टीरिया के अटैक की वजह से होती है। तो इसका काज क्या बनता है? द टर्म टेटनस इज काज्ड फॉर इन्फेक्शन काज्ड बाय द एनारोबिक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी। तो ये बैक्टीरिया का नाम। तो ऑब्जेक्टिव में आमतौर पे ये इसकी क्लास पूछ ली जाती है कि ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, या इसका नाम पूछ लिया जाता है कि इसका नाम क्या है। तो हमारे पास टेटनस एक ऐसा इन्फेक्शन है जो एनारोबिक बैक्टीरिया क्लोस्ट्रीडियम टेटानी की वजह से होता है। इफ़ेक्ट क्या है, यानी इस बीमारी के अंदर आमतौर पे होता क्या है? बेसिकली ये जो बीमारी है इसमें जो कुछ मसल्स ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर पे कॉन्ट्रैक्टेड रहते हैं। स्पैज़्म का मतलब लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया था, जो इनवॉलेंट्री कॉन्ट्रैक्शन होती हैं, यानी ऐसी कॉन्ट्रैक्शन जो हमारी मर्ज़ी के मुताबिक ना हो तो वो स्पैज़्म कहलाती। तो बॉडी के बाज़ मसल ऐसे हैं जो मुस्तकिल तौर पे कॉन्ट्रैक्टेड रहना शुरू कर देते हैं। ये इसका सबसे बड़ा इफ़ेक्ट है, ठीक है। ख़ास तौर पे जिस वक्त हमारे पास ये डिज़ीज़ या इस बैक्टीरिया का अटैक होता है तो हमारे सबसे पहले जो मसल कॉन्ट्रैक्टेड होते हैं वो हमारे जाज़ के मसल्स पे इफ़ेक्ट होता है। लास्ट लेक्चर में भी ये बात डिस्कस हुई थी कि कोई भी डिज़ीज़ है वो आम तौर पे किसी भी साइड पर ज़्यादा अटैक कर रही होती है बनिस्बत पूरी बॉडी के। तो हर डिज़ीज़ की एक प्रॉपर्टी होती है, इवन वो डिज़ीज़ जो पूरी बॉडी को इफ़ेक्ट कर रही होती हैं उनके अंदर भी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो बाज़ पार्ट पर ज़्यादा अटैक कर रही होती हैं, ठीक है। तो इसी तरह इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि हमारे जो जाज़ के मसल्स हैं उनके अंदर मुस्तकिल तौर पे कॉन्ट्रैक्शन होना शुरू। अच्छा, सवाल यहाँ एक और स्टूडेंट के माइंड में आ सकता है कि क्लोस्ट्रीडियम टेटानी के इन्फेक्शन की वजह से ये मुस्तकिल तौर पे कॉन्ट्रैक्शन क्यों होती है? बेसिकली यहाँ एक टॉक्सिन रिलीज़ होता है जो हमारे नर्वस सिस्टम के उस पोर्शन पे अटैक करता है जिसने मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करना है। कुछ न्यूरोट्रांसमीटर क्या है, इसका जो लेक्चर है ये हम चैप्टर नंबर 17 में डिस्कस करेंगे। कुछ केमिकल रिलीज़ होते हैं न्यूरॉन से जिन्होंने नर्व इम्पल्स की कंडक्शन को क्या करना होता है, कंट्रोल करना होता है। तो हमारे पास वो न्यूरोट्रांसमीटर, वो केमिकल्स जिन्होंने मसल को रिलैक्स करवाने हैं, तो ये टॉक्सिन क्या करते हैं, उन न्यूरॉन के काम को इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मस्कुलर रिलैक्सेशन है वो नहीं हो पाती और जो आप कह सकते हैं मसल्स हैं वो परमानेंटली कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, ठीक है। तो सबसे पहले अटैक कहाँ होता है? हमारे जाज़ पर अटैक होता है, फिर ये नीचे की तरफ आती है, यानी नेक के ऊपर अटैक होगा और ये वाले मसल कॉन्ट्रैक्टेड रहेंगे। हाँ, आमतौर पे जब कॉन्ट्रैक्शन की बात होती है तो हम उर्दू में इस वर्ड इस्तेमाल करते हैं कि इसके जो मसल हैं वो अकड़ गए हैं। तो यहाँ जो स्टिफनेस का मतलब ये है कि उसके जो मसल हैं वो सख्त हो गए हैं या अकड़ गए हैं। तो जबड़े के जो मसल्स हैं, उसके बाद जो गर्दन के मसल हैं, अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड रहे मुस्तकिल तौर पे, उनमें प्रॉपर्टी जनरेट हो जाती है कि ये स्टिफ रहना शुरू कर। फिर उसके बाद ये जो डिज़ीज़ है वो हमारे ट्रंक, बॉडी के नीचे वाले हिस्से और बाजुओं की तरफ आती। यानी अगर हम इसकी प्रोग्रेस की बात करें तो फिक्स रिजिडिटी ऑफ जाज़, अगर ये कंडीशन बाकी रहे तो हमारे जो जबड़े हैं वो मुस्तकिल तौर पे, अगर किसी का मुंह खुला है तो वो खुला रहेगा, क्योंकि मसल्स यहाँ जितने भी मौजूद हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हमारे जबड़े को ओपन करती है और क्लोज करती है। अगर ये जगह अकड़ जाए तो उसका मुंह या तो खुला रहेगा या फिर बंद रहेगा। तो इस वजह से इस कंडीशन को हम कहते हैं लॉक जा, कि उसके जबड़े को ताला लग गया। अच्छा, उसके बाद अगर ये जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ये डिज़ीज़ जब नीचे की तरफ आती है और बाजुओं की तरफ जाती है, तो सबसे जो ख़तरनाक बात इस डिज़ीज़ की ये है कि हमारे ट्रंक के जो मसल है, ख़ास तौर पे जो रिब्स के दरमियान मसल्स हैं, ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जैसे हम जब सांस बाहर निकालते हैं और सांस अंदर लेते हैं, ये फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 13 में डिटेल के साथ डिस्कस हुआ था कि यहाँ के जो मसल्स हैं ख़ास तौर पर रिब्स के दरमियान, वो कंट्रोल करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस को। अगर ये मसल कॉन्ट्रैक्टेड
कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएं, ये सही तरह फंक्शन ना परफॉर्म करें, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स ना हो, तो हमें सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम आएगा। और आपको पता है कि अगर सांस में प्रॉब्लम आ गया तो ऑटोमेटिकली इंसान की डेथ के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस वजह से अगर इस डिजीज़ का मज़ीद अटैक हो तो ये फिर बॉडी की तरफ आती है, ट्रंक की तरफ या लिम्ब बाजुओं की तरफ जाती है। और ख़तरनाक क्यों है? क्योंकि इससे रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। तो टेटनस का जो पीक इफ़ेक्ट वो ये है कि हमें सांस लेने में दुश्वारी होगी, हमारा सांस जो मसल्स कंट्रोल कर रहे हैं वो प्रॉपरली कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और जब सांस रुक गया तो इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। मॉर्टेलिटी रेट आमतौर पे अक्सर आपने जो ख़ास तौर पे पढ़ा लिखा तबका है, अगर उसको कोई चोट वगैरह लगती है वो फ़ौरन मेडिकल स्टोर पे जाते हैं और इंजेक्शन लगवा लेते हैं। वो इंजेक्शन बेसिकली टेटनस की वैक्सीन है जिसका वो इंजेक्शन लगाया जाता है। और अगर टेटनस की जो एंटीबॉडीज़ हैं बॉडी में चली जाएं तो बैक्टीरिया का अगर अटैक होना है तो उस अटैक को आसानी से रोका जा सकता है। तो बड़े या तरक्की याफ्ता मुल्कों के अंदर तो चूँकि एजुकेशन का लेवल ज़्यादा है, मेडिकल फैसिलिटी ज़्यादा है, तो वहाँ तो आप कह सकते हैं इसके अटैक को आसानी से, ख़ास तौर पे वो ममालिक जहाँ इतना शऊर नहीं है, लोग परवाह नहीं करते अगर उनको चोट वगैरह लग जाए या ज़ख़म वगैरह लग जाए, तो फिर इस वजह से ऐसे इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ जो मॉर्टेलिटी रेट है यानी शर अमवात तकरीबन 40% है, और ये 40% एक बिग फिगर है। तो इस वजह से कहा गया ये मेजर किलर है, एक बहुत बड़ा किलर है जो डेवलपिंग कंट्री के अंदर टेटनस डेथ काज करता है। अच्छा, उसके बाद अगली जो बीमारी है मस्कुलर क्रैम्प। क्रैम्प में क्या होता है कि अक्सर आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि इंसान थोड़ी सी ज़्यादा एक्सरसाइज करे तो उसका मसल अकड़ जाता है बाज़ दफ़ा, या रात को सोते हुए ख़ास तौर पे हमारे जो पिंडली के मसल हैं वो बाज़ दफ़ा अकड़ जाते हैं। या इंसान अगर मुसलसल वज़न उठा रहा हो तो बाज़ दफ़ा क्या होते हैं बाजू के मसल क्या अकड़ जाते हैं। तो जो थोड़ी देर के लिए मसल का अकड़ जाना है वो मस्कुलर क्रैम्प कहलाता है। ठीक है, तो मस्कुलर क्रैम्प को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? अच्छा, टेटेनिक कंट्रैक्शन लिखा हुआ है। लास्ट लेक्चर में हमने टेटनी को डिस्कस किया था कि अगर ख़ुद ब खुद बॉडी के मसल कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाए तो उसको टेटनी कहा जाता है। अगर थोड़ी देर के लिए कॉन्ट्रैक्टेड हो तो इस डिज़ीज़ को हम क्या कहते हैं? ये मस्कुलर क्रैम्प है। ड्यूरेशन इसका है कुछ सेकंड के लिए भी। अगर थोड़ा सा ज़्यादा एक्सरसाइज कर ली तो जो हमारे पास मसल के अंदर अकड़ाव है या सख्त होना है वो कुछ घंटों के लिए भी जारी रहता है। फिर इंसान मालिश वगैरह करवाता है जिससे वो फिर दोबारा क्या होते हैं? रिकवर होते हैं। यानी आप कह सकते हैं जो मस्कुलर क्रैम्प है इसका जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबा नहीं है। बाकी जैसे टेटनी है उससे डेथ भी हो सकती है, टेटनस है उससे डेथ भी हो सकती है। तो मस्कुलर क्रैम्प आमतौर पे जो टेटनी वो पूरी बॉडी के मसल आमतौर पे इफेक्टेड हो रहे थे। तो ख़ास तौर पे हमने डिस्कस किया था कि हमारे चेस्ट के मसल ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, लेकिन मस्कुलर क्रैम्प आमतौर पे एक बॉडी के मसल्स के अंदर जो ज़्यादा वर्क कर रहा होता है उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। ज़्यादातर कौन से मसल इफेक्टेड होते हैं मस्कुलर क्रैम्प से? थाई के मसल्स, ठीक है, या हिप के मसल्स, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वर्किंग में रहते हैं और इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वेट आता है। तो मुसलसल जो भी मसल ज़्यादा काम करेगा उसके अंदर स्टिफनेस के साथ कंट्रैक्शन के चांसेस क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। अच्छा, अकरेंस से क्या मुराद है? जैसे हमने डिस्कस किया कि जो मसल ज़्यादा काम करेगा उसके कॉन्ट्रैक्ट होने के चांस, उसके स्टिफ होने के चांसेस क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। तो आम तौर पे जब आफ्टर एक्सरसाइज अगर इंसान अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा एक्सरसाइज करे तो ये चांसेस हैं कि उसका मसल क्रैम्प से गुजरेगा। या फिर रात के वक्त, ठीक है, रात के वक्त भी जैसे बाद दफ़ा टांग पे ज़्यादा वज़न आ जाता है तो इस वजह से भी ये हो सकता है। काज क्या बनता है? हमने डिस्कस किया था कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन जब भी होगी उसको रिलैक्स करवाने के लिए एटीपी चाहिए, और एटीपी को प्रोड्यूस करने के लिए शुगर चाहिए। अगर शुगर का लेवल कम होगा तो एटीपी सही तरह प्रोड्यूस नहीं होगी और मसल रिलैक्स नहीं करेगा। तो पहला काज तो बहुत डिटेल से डिस्कस हो चुका है कि लो ब्लड शुगर लेवल। अगर लेकिन बॉडी क्या करती है फिर इसको इमरजेंसी बेसिस पे इसको हल करने की फ़ौरन कोशिश करती है। इस वजह से अगर इस बुनियाद पे क्रैम्प हो रहा है तो ये थोड़ी सी देर बाद खुद ब खुद क्या हो जाते हैं? रिकवर हो जाते हैं। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट डिप्लीशन से क्या मुराद है? हमारी बॉडी में काफ़ी सारे आयंस ऐसे हैं जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करें। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? कैल्शियम आयन। कैल्शियम, अच्छा, कैल्शियम आयन का सोर्स हमने डिस्कस किया था, ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये यहाँ से निकल के आते हैं। अच्छा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो कैल्शियम के गेट्स हैं उनको जो कंट्रोल करते हैं वो सोडियम आयन कंट्रोल कर रहे होते हैं।
सोडियम आयंस कंट्रोल करें। अगर खुदा न खास्ता सोडियम आयन की कमी हो जाए तो इस बार दफ़ा ये क्या होता है कि कैल्शियम आयन ज़्यादा रिलीज़ होते हैं और जो बैलेंस होता है वो मेंटेन नहीं रहता, जिसकी वजह से जब ज़्यादा होंगे तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होगी, ऑटोमेटिकली क्रैम्प के चांसेस क्या होंगे, ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इस वजह से आपने देखा होगा कि गर्मी के अंदर क्या होता है, बाज़ दफ़ा स्वेटिंग की वजह से जब पसीना निकलता है तो उसमें काफ़ी सारा सोडियम क्लोराइड भी निकल रहा होता है, तो उस वक्त जो बॉडी है उसके अंदर क्रैम्प होने के चांसेस क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं। डिहाइड्रेशन, तो ये डिहाइड्रेशन का तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं वो वर्क करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर की कमी होगी तो बॉडी के सारे प्रोसेस क्या हो जाएंगे, इफेक्टेड हो जाएंगे। इवन वो प्रोसेस जिन्होंने एंजाइम को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करवाना है वो भी क्या हो जाएंगे, इफेक्टेड हो जाएंगे। अच्छा, इरिटेबिलिटी ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड न्यूरॉन्स, हमारे पास जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए जो मैसेज आता है वो किसके ज़रिए से आता है, नर्व इम्पल्स के ज़रिए से आता है और मसल्स की तरफ जाके मसल को क्या करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं। अगर इसमें थोड़ी देर के लिए कोई प्रॉब्लम आ जाए, ठीक है, यानी ज़्यादा नर्व इम्पल्सेस आना शुरू हो जाएं फॉर फ्यू सेकेंड, जैसे बाद दफ़ा स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकलती हैं और बॉडी के मसल्स को भी जाती हैं और बॉडी के डिफरेंट हिस्सों को भी जाती हैं। हमने एक डिजीज़ पढ़ी थी, उसको हम कहते हैं डिस्क स्लीप, जिसमें डिस्क क्या होती है, तो बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब इंसान मूवमेंट कर रहा होता है तो ये जो डिस्क है वो इसके अंदर प्रॉब्लम क्रिएट कर रही होती है, जो न्यूरॉन्स या नर्व्स निकलती हैं। ये जो न्यूरॉन्स और नर्व्स अगर ज़्यादा थोड़ी देर के लिए एक्साइटेड हो जाएं और ये नर्व्स अगर मसल्स की तरफ जा रही हैं तो मसल को ज़बरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट करवाना शुरू कर देंगे, जिससे भी प्रॉब्लम आना शुरू। लेकिन ये जितनी भी चीज़ें हैं ये आप कह सकते हैं टेम्पोरेरी हैं, बॉडी इनको जल्दी रिकवर कर लेती है। इस वजह से ये जो क्रैम्प वाली डिजीज़ है ज़्यादा से ज़्यादा चंद घंटे जारी रहती है। तो ये दोनों डिजीज़ मस्कुलर क्रैम्प और टेटनस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी है। ख़ास तौर पे ये वाली जो पोर्शन है टेटनस वाला, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। और ओवरऑल जो टॉपिक है मस्कुलर डिसऑर्डर का, जो हमारे पास इसमें 4 डिजीज़ें, आपको पता है कि लॉन्ग क्वेश्चन आमतौर पे 4 नंबर के ही होता है, तो हर डिजीज़ 1 नंबर की, आसानी से ये लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है। तो ये जो मस्कुलर डिसऑर्डर हैं हर MD-CAT के लिहाज से भी, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी, MCQs के लिहाज से भी, लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।